इल्ज़ाम पार्ट 1। मोबाइल पर एक मैसेज आया और उसने एक नज़र देखा। अगले ही पल उसने गहरा सांस भरते हुए सबकी तरफ देखा। वो दुल्हन बनी बहुत खूबसूरत लग रही थी। आज उसका रिसेप्शन था। सब ख़ानदान वाले जमा हो रहे थे और अब वो बहुत बुरे तरीके से सब बिगाड़ने वाली थी। दिल ही दिल में ख़ुद को हौसला देती हुई वो स्टेज से नीचे उतरी। सामने ही उसका महबूब पति सुशांत खड़ा किसी से बात कर रहा था। कियारा को अपनी तरफ आता देख वो मुस्कुराया, लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कुराहट थम गई। बस बहुत हो गया तमाशा, ख़त्म करें ये सब और मुझे तलाक दे दें। कियारा की ये बात सुनकर वहाँ पे मौजूद सब लोग हैरान हुए थे। सुशांत उसे बस देखता रहा, कुछ बोलने की ताकत नहीं रही थी। ये क्या बकवास कर रही हो? सुशांत के छोटे भाई दीपांशु ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, जबकि पास खड़ी कियारा की बहन अनाया का चेहरे का रंग उड़ा था। उसने मुड़ के अपनी बहन कियारा को देखा, जिसने एक पल में सबको बुरी तरह हैरान और परेशान कर दिया था। कियारा, ये क्या मजाक है? सुशांत ने खुद की जज्बात पर कंट्रोल करते हुए कहा। मजाक? मजाक तो मेरे साथ हुआ है। आंटी और अंकल ने अपना नामर्द बेटा मेरे हवाले कर दिया। उसकी इतनी बड़ी बात पर सभी ने अपने मुंह पर हाथ रख कियारा को देखा, जिसके चेहरे पर ज़रा सी भी शर्म नहीं थी और ना ही किसी का डर था। वो निडर अंदाज में सुशांत की आंखों में आंखें डाले खड़ी थी। उसकी बात पे सुशांत ने मुठियां भींची थीं। बकवास बंद करो कियारा। सुशांत की कड़क आवाज़ सुनकर कियारा एकदम सहम गई, लेकिन अगले ही पल वो चेहरे पर दिखावटी मुस्कुराहट लाकर बोली, ये बकवास नहीं है, ये कड़वा सच है जो तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को पसंद नहीं आया। लेकिन मेरी बात तुम गौर से सुन लो सुशांत, मुझे तुम्हारे साथ अब और नहीं रहना। एक ही रात में तुम मेरे दिल से उतर गए सुशांत। सुशांत के पापा तेज़ आवाज़ में चिल्लाए, अपनी पत्नी को अंदर लेकर जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उनकी आवाज़ सुनकर वो और बदतमीज़ी पर उतर आई। दीपांशु कितनी मुश्किल से खुद पर काबू किए हुए था, ये सिर्फ वही जानता था। वो अपने भाई सुशांत की वजह से खुद पर कंट्रोल किए हुए था। मैं एक नामर्द के साथ सारी ज़िंदगी नहीं जी सकती। सुना आप सब ने? वो चिल्लाई थी कि सुशांत ने आगे बढ़कर उसे अपनी तरफ खींचा। तुम इतनी बेशर्म निकलोगी, मुझे अंदाज़ा नहीं था। सुशांत का बस नहीं चल रहा था उस लड़की को जान से मार डालता या खुद को। कियारा उसे बस देखती रह गई। उसकी काली आंखों में इतना दर्द था, कियारा ने अपनी नज़रें एक पल को ना झपकाईं। वो उस दर्द को अपने दिल में रखकर ही जीना चाहती थी। मिस्टर सुशांत वर्मा, तुम में ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं तुम्हारे साथ रहूं। तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी नहीं कि तुम मुझे सेटिस्फाई कर सको। मुझे तलाक। अगर एक बार और तुमने अपने मुंह से ये शब्द निकाला तो यहीं तुम्हें और ख़ुद को आग लगा दूंगा। सुशांत का गज़बनाक गुस्सा देखकर कियारा चुप होकर एकटुक उसे देखती रही। सुशांत ने उसे झटके से छोड़ा कि वो बमुश्किल गिरते गिरते बची। तुम्हें नहीं रहना तो कोई तुम्हें मजबूर नहीं करेगा, लेकिन सुशांत मर तो जाएगा, तुम्हें आज़ाद नहीं करेगा। सुशांत की बात पर कियारा ने एक नज़र पलट के सब घर वालों को देखा। अनाया ने सर नहीं में हिलाया, जैसे उसे रोकना चाह रही हो। उसकी आंखों के आंसू नज़रअंदाज करते हुए कियारा ने अपने कदम दहलीज की तरफ बढ़ा दिए। दीपांशु कियारा को रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन सुशांत ने उसे रोक लिया। जाने दो इसे। वो थके अंदाज में लेकिन मजबूत लहजे में बोला, भाई क्या क्या बकवास करके गई है वो, और आपने आपने उसे। दीपांशु। सुशांत की गुस्सीली आवाज़ पे दीपांशु ने जबड़े भींचे। पूरे ख़ानदान के सामने वो लड़की उनकी इज्जत को दो कौड़ी की करके गई थी, लेकिन सुशांत ने उस पर न हाथ उठाया और न ही किसी को कुछ कहने का हक़ दिया। सुशांत के पापा करण वर्मा गुस्से से सर झटक कर अपने बेटे को देखते हुए अपने कमरे में चले गए। सुशांत भी तेज़ कदमों से चलकर अपने कमरे में जाकर बंद हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता सब मेहमान चले गए। सिर्फ घर के ही मेंबर्स रह गए थे, जो अब एक दूसरे से नज़रें चुरा रहे थे। दीपांशु ने मुड़कर अपनी माँ को देखा। ये सब देखना बाकी रह गया था? वो गुस्से से चिल्लाया। अनाया सहम कर 2 कदम पीछे हटी। उसका ऐसे सहमना वहाँ मौजूद सभी लोगों ने महसूस किया था। मुझे एक बात बताएं, जिन लड़कियों के माँ बाप मर जाते हैं वो ऐसी 2 टके की हरकतें करती हैं?
दीपांशु अपनी माँ मीरा जी से सवाल कर रहा था, जिनकी आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे। कियारा और अनाया दोनों बहनों को सुशांत की माँ मीरा जी ने ही पाला था। बचपन में ही कियारा के माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। मीरा जी ने दोनों बहनों को माँ बनकर पाला था, कभी गैर नहीं समझा था। और इसका सबसे बड़ा सबूत था, उनके रिश्ते अपने दोनों होनहार बेटों से कर दिए थे। कियारा और सुशांत का रिश्ता हुआ था, लेकिन वो एक दूसरे को पसंद भी करते थे, जिस वजह से इस रिश्ते में किसी ने कोई ऐतराज़ न उठाया। अनाया और दीपांशु का एक अलग ही सीन था। उनकी सगाई तो हो गई थी, लेकिन दोनों के बीच मोहब्बत है या नहीं, ये कभी किसी को महसूस ना हो सका। और अनाया के डर की वजह वो सगाई ही थी, जो दीपांशु से हुई थी। बेटा, खुद पर काबू रखो। मीरा जी ने दीपांशु का कंधा थपका, जिसे उसने हाथ मार के झटका दिया। मीरा जी अपने गुस्सैले बेटे को देखती रह गईं। वो शुरू से ही ऐसा था, हद से ज़्यादा गुस्सैला, और गुस्से में वो किसी के काबू में नहीं आता था, सिवाय अपने भाई सुशांत के, जिससे वो हद से ज़्यादा मोहब्बत करता था। और आज उसके भाई को तकलीफ़ पहुंची थी। उसका बस नहीं चल रहा था, वरना उस लड़की की धज्जियां उड़ा देता। लेकिन वो अपने भाई के प्यार के आगे मजबूर था। नीली, पानी लाओ। काम वाली आया को आवाज़ दी। वो भागी हुई पानी लेकर आई। मीरा जी ने पानी का गिलास दीपांशु की तरफ बढ़ाया। उसे भी उसने गुस्से से दूर फेंका। वो चकनाचूर होकर अनाया के पाँव में गिरा। उसकी चीख निकल गई। दीपांशु की खौफनाक नज़र उस पर पड़ी। कहा था ना आपसे, मत करें इन पर भरोसा। लड़की ज़ात है, कब कहाँ धोखा दे जाए। लेकिन नहीं, आपको तो यकीन था, मेरी परवरिश दी हुई है, धोखा नहीं देंगी। सुशांत के अंकल केशव जी गुस्से से पुकारे। देख लें आज किस तरह इस खानदान के बड़े बेटे की चरित्र की धज्जियां बिखेर कर रख दी। सुशांत को नामर्द। अंकल, दीपांशु की कड़क आवाज़ पर केशव जी की ज़बान को ब्रेक लगा। उसकी खूंखार आंखों को देखकर केशव जी ने थूक निगला। बेटा, मैं तो वही कह रहा हूँ जो वो लड़की भाई की पत्नी है, इसलिए बोल गई। जिस दिन भाई ने उससे रिश्ता तोड़ा, उसका वो सज़ा दूंगा कि वो याद रखेगी। लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं कि आप मेरे भाई के बारे में कुछ भी गलत बोलें। मैं भूल जाऊंगा हमारे बीच का रिश्ता। वो गुर्राते हुए उनकी आंखों में आंखें डाले बोला था। कुछ पल यूं ही खामोशी छाई रही। दुनिया वालों की ज़बान को कैसे कंट्रोल करोगे। दीपांशु पलटा था। सामने अनाया खड़ी उसे खौफज़दा निगाहों से देख रही थी। जिसने मेरे भाई के खिलाफ एक शब्द भी मुंह से निकाला, डीएसपी दीपांशु उसकी ज़बान खींच लेगा, चाहे वो अपना हो या गैर। दीपांशु पास पड़े टेबल को ज़ोर से ठोकर मार कर वहाँ से बाहर निकल कर चला गया, जबकि मीरा जी सर पकड़ कर रह गईं। वर्मा हाउस खुशियों का महल था, जिसकी मिसालें दी जाती थीं। आज उनकी खुशियों को किसी की बहुत बुरी नज़र लगी थी। केशव अंकल मनीष वर्मा के बचपन के दोस्त थे। केशव अंकल की पत्नी और मीरा जी में बड़ी गहरी दोस्ती थी, इसलिए वो मनीष वर्मा की हवेली में उनके ही साथ रहते थे। केशव वर्मा के एक बेटा अनंत और एक बेटी राधिका थे। मनीष वर्मा और मीरा वर्मा के दो बेटे थे, सुशांत वर्मा और दीपांशु वर्मा। सुशांत वर्मा एक बिजनेसमैन था और दीपांशु वर्मा पुलिस ऑफिसर था और गुस्से का बहुत तेज़ था। कियारा और अनाया की मम्मी और मीरा जी से बहुत गहरी दोस्ती थी। वो अपने माता पिता की इकलौती औलाद थी। मरने से पहले उन्होंने मीरा जी से दोनों बेटियों की परवरिश की जिम्मेदारी का वादा लिया था। मीरा जी ने दोनों लड़कियों की परवरिश बहुत ही अच्छे तरीके से की थी। वर्मा हाउस के सभी मेंबर्स एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते थे। आज बहुत अरसे बाद वर्मा हाउस में खुशी की लहर दौड़ी थी, लेकिन उस खुशी को कियारा की बातें दीमक की तरह चाट गई थीं। वो अंधेरे कमरे में बेड के पास नीचे ज़मीन पर बैठा लाइट कभी जलाता कभी बुझा देता। वो ये खेल पिछले 2 घंटे से खेल रहा था। तुम में ऐसा कुछ नहीं कि तुम मुझे सेटिस्फाई कर सको। उसकी बातों को बार बार याद करके गुस्से से दांत पीस रहा था। रात भर मेरी बाहों में मेरी शिद्दतें सहते हुए उसकी जान निकल रही थी और मैं उसे सेटिस्फाई नहीं कर सका। गर्दन पीछे को गिराकर सख्ती से आंखें मीच गया। रात के गुजरे खूबसूरत पल उसकी ज़िंदगी के सबसे हसीन पल थे। हाँ, वो उसकी बाहों में टूटकर बिखरी थी। सुशांत, आई एम सो लकी, मुझे आप मिले। सुशांत रात के एक एक लम्हे को सोच सोच कर पागल हो रहा था। एक एक लम्हा उसे सांप बनकर डस रहा था। उसकी सिसकियाँ, धीमे लहजे में सुशांत सुशांत पुकारना सुशांत को मदहोश करता गया था। आंटी अंकल ने अपना नामर्द बेटा मेरे हवाले कर दिया।
उसके अल्फाज फिर से कानों में जहर घोलने लगे थे। मैं नामर्द हूँ। सारी रात मेरी शिद्दतें और जुनून सहती रही और मुझे। वो गुस्से से उठकर खड़ा हो गया। नज़र अपने बिस्तर पर गई तो उसके साथ गुजारी रात का एक एक लम्हा फिर से आंखों में घूमने लगा। लेकिन इस बार बहुत बुरी तरह वो लम्हे चुभे थे। बिस्तर को उलट पुलट के रख दिया। साइड दराज से उसका दिया हुआ तोहफ़ा निकाला। वो कार्ड जो उसने अपने हाथों से सुशांत के लिए बनाया था, एक पल में उसने लाइटर से जलाकर रख दिया, बिस्तर पर फेंक दिया। वो बिस्तर की चादर को आग लगा रहा था। देखते ही देखते आग ने पूरा बिस्तर जला दिया। आग का धुआं बाहर निकलने लगा तो सभी सुशांत के कमरे की तरफ दौड़ पड़े। दरवाज़ा खोलो सुशांत, दरवाज़ा खोलो, मेरे बच्चे दरवाज़ा खोलो। सभी सुशांत के कमरे के दरवाजे के बाहर खड़े थे। सभी के चेहरे परेशान थे। दीपांशु ने दरवाज़ा खोलना चाहा लेकिन वो अंदर से लॉक था। मीरा जी का तो दिल बैठा जा रहा था। वो मेरा बच्चा कह कह कर चिल्ला रही थी। दीपांशु अनाया की तरफ देखकर चिल्लाकर बोला, मास्टर कीज़ लेकर आओ। वो भागते हुए ड्राइंग रूम के दराज में से मास्टर कीज़ ले आई। दीपांशु की तरफ बढ़ाई तो उसने फ़ौरन झपटी। जल्दी से लॉक खोला तो हर तरफ धुआं ही धुआं था। सब बाहर रहें, उन्हें बाहर रहने का कहकर खुद अंदर गया। अनंत भी उसके पीछे अंदर आया। आग आग ने भी पूरे कमरे को अपनी लपेट में नहीं लिया था। सामने ही घुटनों के बल बैठा सुशांत दिखाई दिया। भैया भैया आप ठीक हैं? दीपांशु ने उसे उठाकर कमरे से बाहर निकाला, जहां सब बेचैनी से सुशांत को देख रहे थे। दीपांशु और अनंत ने मिलकर आग बुझाई। दीपांशु खांसते हुए वापस पलटा। पूरे कमरे का नक्शा ही बिगड़ गया था। सब कुछ बिखर गया था, उनकी जिंदगियों की तरह, जिसे समेटना बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन दीपांशु को समेटना था, अपनी जान से प्यारे भाई को। इस वाक़ये को गुजरे 1 महीना हो गया था। लोग कुछ दिन बातें बनाते हैं, फिर भूल जाते हैं। उस दौरान ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां सुशांत ने कियारा को न ढूंढा हो, लेकिन वो नहीं मिल रही थी। अचानक से न जाने कहाँ गायब हो गई थी। गुजरते दिनों के साथ उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। सुशांत माँ की खातिर खुद को संभाल चुका था, लेकिन अब वो पहले की तरह मुस्कुराता नहीं था, जिसका मीरा जी को बहुत फ़र्क पड़ता था। पर वो इस बात से ही खुद को तसल्ली दे लेती थी कि उनका बेटा उनके पास तो है, उन्हें बस और कुछ नहीं चाहिए। कियारा ने जिस कदर दिल दुखाया, उन्होंने सब अपने ऊपर वाले पर छोड़ दिया था। मम्मी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आपने आज मेडिसिन नहीं ली? सुशांत ड्राइंग रूम में आते हुए उनके मेडिसिन भी उठा लाया था। अरे बेटा, ठीक हूँ मैं अब। मीरा जी ने प्यार से बेटे को देखा। रुके सुशांत, हैवी है ये डोज, पहले आंटी दूध पिएंगी। राधिका दूध का गिलास लाकर मीरा जी के पास बैठ गई। मीरा जी उसे देखकर मुस्कुराईं। जीती रहो, बहुत ख्याल रखती है मेरा, बिल्कुल सगी बेटियों की तरह। मीरा जी बहुत मोहब्बत से बोलीं। राधिका अक्सर मीरा जी के आसपास ही रहती थी। मीरा जी थी भी दिल की बहुत मासूम, सबको बहुत मोहब्बत देती थी। ये मेडिसिन ले लें मम्मी, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं आता हूँ, सुशांत कहता हुआ उठ गया। ये बात सुने सुशांत, राधिका उसके पीछे भागी तो वो रुका। वो मुझे कुछ बुक्स लेनी थी, क्या आप शाम को मेरे साथ चल सकते हैं? राधिका ने बहुत उम्मीद भरे लहजे में पूछा। ड्राइवर के साथ चली जाना। वो इनकार कर गया। प्लीज़ आप ही चलना, ड्राइवर के साथ जाना अच्छा नहीं लगता। वो मैं नहीं। अरे सुशांत, ले जाना थोड़ा सा वक्त निकाल के, इतनी चाहत से कह रही है। ओके। सुशांत ने ओके कहकर हाँ में सर हिला दिया और बाहर चला गया, जबकि राधिका का तो खुशी से बुरा हाल था। दीपांशु थका हारा घर आया था। उस वक्त उसके सर में शदीद दर्द हो रहा था। पुलिस स्टेशन में भी आज उसका काम कुछ ज़्यादा ही था। एक मुजरिम के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन अगले ही लम्हे उसे छोड़ने का हुक्म आ गया। ऐसे में दीपांशु का पारा हाई हुआ था। वो सर पर हाथ की मुट्ठी बनाए गहरी सोच में गुम था कि खटके की आवाज़ पर चौंका। अनाया तेज़ी से वहाँ से गुजरी थी। टेबल से ठोकर लगकर उसके पाँव पर चोट लगी थी। खून की बूंदें मार्बल पर गिरी थीं। घबरा के उसने दीपांशु को देखा। वो यही कोशिश करती कि उसका सामना दीपांशु से ना हो, और उस 1 महीने में 1 या 2 बार उससे सरसरी सामना हुआ था। आज उसे ड्राइंग रूम में देखकर वो घबराई थी और घबराहट में अपना पैर ज़ख्मी कर लिया। यहाँ आओ। दीपांशु ने उसे सख्त अंदाज में पुकारा तो उसका दिल दहल गया। एकदम रंग लट्ठे की तरह सफ़ेद हुआ। सुना नहीं तुमने? यहाँ आओ। अब की बार लहजा नरम था। वो अपना दर्द बर्दाश्त करती फ़ौरन उसके सामने जा खड़ी हुई। कॉफ़ी लेकर आओ फ़ौरन, मेरे रूम में। 5 मिनट से ज़्यादा टाइम लगाया तो सख्त सज़ा दूंगा।
वो उसे सर से पैर तक देखकर दांत चबाते हुए बोला। अनाया ने हाँ में सर हिलाते हुए फ़ौरन किचन की तरफ भागी और दीपांशु गहरी सांस भरते हुए अपने रूम में चला गया। हो ना हो, ये तो जानती होगी इसकी बहन कहाँ है। शॉवर लेते हुए वो अपने दिमाग में प्लानिंग कर रहा था। शॉवर लेकर निकला तो वह कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल रही थी। रुको, दीपांशु ने उसे पुकारा। वो कॉफ़ी रखकर भागने वाले अंदाज में निकल रही थी कि उसे दीपांशु के पुकारने पर रुकना पड़ा। यहाँ आओ। वो अपने बालों से पानी झाड़ता हुआ ब्लैक सैंडो और ब्लैक ट्राउज़र पहने शीशे के आगे खड़ा था। वो धीरे धीरे चलती हुई उसके पास आई। शक्ल नहीं देखने तुम्हारी, कॉफ़ी पकड़ाऊँ मुझे, हिकारत से कहा तो वो आगे बढ़कर कॉफ़ी उठा लाई। कॉफ़ी का मग होंठों से लगाया और बहुत गहरी निगाहों से अनाया को देखा। वैसे तुम भी बहन की तरह सुहागरात मनाने के बाद पति को नामर्द होने का ताना ही दोगी या उससे बढ़कर जलील करोगी। उसको एक एक लफ्ज़ चुभा चुभा के बोलता हुआ अनाया को बुरी तरह तोड़ गया। उसने दीपांशु को देखा। नज़रें नीची रखो। दीपांशु गुस्से से गुर्राया तो फ़ौरन अनाया सर झुका गई। कहाँ है तुम्हारी बहन? अब की बार गुस्से से पूछा। वो सहम के पीछे हटी। कुछ पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे, कहाँ है वो? अपनी जगह से उठते हुए वो दहाड़ा था। मुझे नहीं पता। अनाया का लहजा रूंध गया। अच्छा, तो तुम्हारी बहन तुम्हें बिना बताए अचानक से गायब हो गई? एक बार भी नहीं सोचा उसने तुम्हारा? वैसे एक बहुत बड़ी गलती कर गई वो। उसकी बात पर फिर से अनाया ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें यहाँ छोड़ गई? दीपांशु एक कदम उसकी तरफ बढ़ रहा था। मुझे जाना है, वो मिनमिनाते हुए बोली, जबकि उसका दिल सूखे पत्ते की तरह हिल रहा था। दीपांशु ने उसको बीच में लेकर दोनों तरफ दीवार पर हाथ रखे उसके जाने का रास्ता बंद कर दिया। वो मेरा भाई था जो मोहब्बत कर बैठा तुम्हारी बेहिस बहन से। अपने दिल के हाथों मजबूर होकर वो उसे कुछ ना कह सका। लेकिन मेरे लिए तुम किसी खुशफहमी का शिकार मत होना। ना ही मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और ना ही ऐसी किसी हरकत पर तुम्हें छोड़ूंगा। अपने हाथों से सबके सामने गला दबा दूंगा तुम्हारा। जानती हूँ नफ़रत करते हैं आप मुझसे, और नफ़रत के चलते ही दीदी के किए की सज़ा भी मुझे ही भुगतनी पड़ेगी। वो उखड़े हुए लहजे में बोलते हुए अपने आंसू साफ़ कर रही थी। आज पहली बार दीपांशु ने उसके ज़ुबान की तेज़ी देखी थी जो कि उसे चुभी थी। अपनी ज़ुबान पर काबू रखो, ये कहकर उसने अपने हाथ से उसका मुंह पकड़ा था। जो कारनामा तुम्हारी बहन करके गई है ना, उसके बाद तो तुम्हें आंखें नीचे रखकर बात करनी चाहिए। सब कुछ अब मुझे ही करना पड़ेगा। अनाया ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। यस स्वीटहार्ट, अब सब तुम्हें ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। इनफैक्ट अब तुम तैयारी करो शादी की। तुमसे हिसाब अपने सुहागरात की सेज पर ही लूँगा, और वो भी अपने तरीके से। और फिर जब तुम्हारी बहन मिले तो उसे बताना कि मेरी शादी जिस शख्स से हुई वो असली मर्द था। पूरी डिटेल देना उसको, कहाँ कहाँ से किस किस तरह से छुआ था। प्लीज़ दीपांशु, वो उसे पीछे धकेलते हुए बोली। मुझे प्लीज़ जाने दें, मुझे दर्द हो रहा है। वो रूंधे हुए लहजे में बोली। कहाँ हो रहा है दर्द? वो उसकी ब्राउन आंखों में झांकते हुए नरमी से पूछने लगा। मेरे पाँव में चोट लगी है। वो मासूम गलती से अपनी तकलीफ़ बता गई। दीपांशु की निगाह उसके पाँव की छोटी उंगली पर गई जहाँ पर ज़ख्म हुआ था। दीपांशु ने उसकी उस उंगली पर अपना पाँव ज़ोर से रखा। अचानक दर्द से अनाया की चीख निकल गई। तभी दीपांशु ने फ़ौरन से उसके मुंह पर अपना हाथ रखकर सख्ती से दबाया। ना बेबी ना, अभी वक्त नहीं आया इन चीखों का। वो आंसुओं से भरी आंखों से अपना दर्द बर्दाश्त करती दीपांशु को देखे जा रही थी, जो वाकई एक बेरहम इंसान था। परेशान ना हो, बहुत जल्द तुम्हें इन चीखों का मौका दूंगा। सारी रात तुम्हारी सिसकियां सुनूंगा, मजबूर कर दूंगा चीखने पे। अब अगर दोबारा तुम्हारी आवाज़ निकली तो जो हाल तुम्हारा शादी के बाद करने वाला हो ना, वो अभी कर दूंगा, और तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। सो डोंट। वो उसे धमकाता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा, जबकि अनाया वहीं दीवार के साथ लगकर बैठ गई। अपना पाँव देखा तो रोना तेज़ हो गया। दर्द से उसकी जान निकल रही थी। तभी गेट पर दस्तक हुई। दीपांशु ने गेट खोला। दीपांशु, वो आंटी बुला रही हैं आपको, राधिका ने बहुत धीमे लहजे में कहा, जबकि बहुत कोशिश की कि अंदर झांक सके, क्योंकि उसने अनाया को किचन से
कॉफ़ी लेकर दीपांशु के रूम में जाते हुए देखा था और काफ़ी वक्त गुजर गया था, लेकिन वो कमरे से बाहर नहीं निकली थी। इसलिए बहाने से दीपांशु के कमरे की तरफ वो आई थी। ठीक है, तुम जाओ, मैं आ जाऊँगा। दीपांशु ने उसके मुंह पर ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया था। वो बुरा सा मुँह बनाते हुए वापस मुड़ गई। दीपांशु वापस पलटा तो वो ज़मीन पर बैठी अपने पाँव को देखते हुए रो रही थी। एकदम दीपांशु के दिल को कुछ हुआ। शायद उसके साथ कुछ ज़्यादा ही सख्ती कर रहा था। जिसने इतना सब कुछ बिगाड़ा था वो तो यहाँ थी ही नहीं, और उसका बदला उसकी बहन से लेना चाह रहा था। एक पल को उसका दिल तो पसीजा, लेकिन अगले ही पल वो फिर से वही डीएसपी दीपांशु वर्मा बन गया। उसके दिल में मुजरिम के लिए सिर्फ और सिर्फ नफ़रत और गुस्सा था। अनाया कियारा के जुर्म में बराबर की शरीक थी, ऐसा दीपांशु को लगता था, क्योंकि उसने जाने के पीछे जो भी वजह रही हो, बहन ने बहन को ज़रूर बताया होगा, और अनाया सब कुछ छुपा रही थी, जो कि दीपांशु को बिल्कुल मंजूर नहीं था। उठो यहाँ से और निकलो मेरे रूम से, दीपांशु ने गुस्से से उसे कहा तो वह बमुश्किल अपना आप संभालती हुई दरवाजे की तरफ लंगड़ाते हुए बढ़ी। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली, दीपांशु ने फिर से दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया, लेकिन इस बार न जाने क्यों उसका दिल बहुत बुरा हुआ था। आज 4 महीने हो गए थे, लेकिन सुशांत के दिमाग में वो सब ऐसे ही महफूज था जैसे आज ही की बात हो। एक पल के लिए वो उसके दिमाग से नहीं निकल रही थी। जहाँ जहाँ उसके होने का गुमान था, सुशांत ने उसे ढूंढा, लेकिन वो कहीं ना मिली। सुशांत उस वक्त ऑफिस में था, और अभी इन्हीं दिनों उसका एक प्रोजेक्ट साइन हुआ था, और वो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था। लेकिन उन दिनों वो अपनी माँ की एक बात से बहुत परेशान था, जो उन्होंने उसे दूसरी शादी करने के लिए बोला था, और ऐसा वो कभी करना नहीं चाहता था। वो सिर्फ़ और सिर्फ कियारा का था, दिलो जान से। भले ही वो बेवफा निकली, उसे छोड़ गई, सारी इज्जत मिट्टी में मिला गई, और उसके लिए उसने उसे कड़ी से कड़ी सज़ा देने का इरादा किया हुआ था। लेकिन उस सब के बावजूद वो उसकी जगह किसी और को नहीं दे सकता था। उसका दिल शिद्दत से उसे ही चाहता था। वो आंखें बंद करके कियारे के साथ गुजारे हुए खूबसूरत पल याद कर रहा था, जो उसके लिए अब ज़िंदगी में अच्छी यादें बन के रह गई थीं। बाकी सब चकनाचूर हो गया था। वो अपनी सोचों में गुम था कि उसी पल मोबाइल पर दीपांशु की कॉल आने लगी। सुशांत ने कॉल अटेंड की, लेकिन जो खबर उसे दीपांशु ने सुनाई, उसको सुनते ही सुशांत के पैरों तले से ज़मीन निकली। वो फ़ौरन उठकर बाहर की तरफ निकला। उसका दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था। हे भगवान, ऐसा कुछ ना हुआ हो। सुशांत को एक्सीडेंट की खबर मिली थी। किसी लड़की का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। वो लड़की रिक्शा में सवार थी। बुरी तरह ट्रॉली में रिक्शा लगा था, जिसकी वजह से लड़की की मौके पे ही मौत हो गई। लेकिन उससे मिलने वाली अंगूठी को दीपांशु ने पहचान लिया था, इसलिए उसने सुशांत को कॉल की और मौके वारदात पर पहुंचने का कहा। गाड़ी को एक तरफ खड़ी करते हुए वो भागता हुआ दीपांशु की तरफ आया। दीपांशु ने उसे देखते ही कांस्टेबल को उस जगह को सील करने का ऑर्डर दिया और ख़ुद सुशांत की तरफ बढ़ा। तुमने मुझे फ़ोन पर क्या कहा दीपांशु? सुशांत की आवाज़ मुश्किल से निकल रही थी। भैया प्लीज़ रिलैक्स, मेरी बात सुन। तुम मुझे सच बताओ, क्या वाकई ये मेरी? सुशांत का दिल किसी अनहोनी के एहसास से धड़क रहा था। भैया लाश पहचान में नहीं आ रही है, लेकिन उसके पास ये एक अंगूठी मिली है, आप इसे देखें। दीपांशु ने एक अंगूठी सुशांत की तरफ बढ़ाते हुए कहा। सुशांत वो अंगूठी लाखों में पहचान सकता था। वो अंगूठी उसने कियारा को उसके बर्थडे पर दी थी। अंगूठी को हाथ में थामे गहरी सांस भरने लगा। उसका दिल नहीं मान रहा था कि कियारा उसे छोड़ कर जा सकती है। भाई प्लीज़ रिलैक्स, ये एक एक्सीडेंट था, बहुत बड़ा एक्सीडेंट। यार मेरी सांसें चल रही हैं, तो वो कैसे मर सकती है? सुशांत की बात पर दीपांशु ने अपने भाई का दीवानापन देखा। भाई आप आज भी उसे, मतलब इतना कुछ हो जाने के बाद भी इतनी शिद्दत है आपके प्यार में, क्यों? आप जानते हैं ना कि उसने आपके साथ क्या किया था। आपको तो उसकी मौत का कोई दुख नहीं होना चाहिए। दीपांशु ऐसा मत कहो प्लीज़, मुझे उसे देखना है। मेरा दिल नहीं मान रहा कि वो मुझे छोड़ कर जा सकती है। अभी लाश पोस्टमार्टम के लिए जा रही है। फ़िलहाल आप प्लीज़ घर चलें।
दीपांशु उसे बहुत मुश्किल से काबू करते हुए गाड़ी की तरफ लेकर बढ़ा। यार वो नहीं हो सकती। सुशांत का दिल अब भी इसी बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था कि कियारा उसे छोड़कर जा सकती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी तो हमें पता चल जाएगा। प्लीज़ चलें मेरे साथ, घर चलें। दीपांशु उसे लेकर गाड़ी में बैठा। सुशांत ने आंखें बंद करके सीट से टेक लगाई। बहुत सख्त सज़ा देना चाहता था, लेकिन उसकी मौत की दुआ उसने कभी नहीं की थी। लाश की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी थी। वो लड़की कियारा नहीं थी। ये क्लियर हो गया था। वो कोई और थी। शायद उसने कियारा की रिंग चुराई थी। लेकिन इस सब के बावजूद दीपांशु का गुस्सा था कि बढ़ता ही जा रहा था। उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि उसका भाई इतना सब कुछ होने के बाद भी कियारा के लिए ही तड़प रहा था। बस बहुत हो गया, अब उससे बदला लेने का वक्त आ गया। मैं भैया को ऐसे तड़पता हुआ नहीं देख सकता। टॉवल से अपना पसीना सुखाते हुए वो बोला। वो सीधा अपने रूम की तरफ गया और सीधा वॉशरूम में जाकर शावर लिया। शावर लेकर अब वो फ्रेश महसूस कर रहा था। फिर वो अपनी माँ के कमरे में गया और माँ से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो वो सोच में पड़ गई। वो एक बार कियारा के हाथों अपने बेटे को ठोकर दिलवा चुकी थी। क्या हुआ मम्मी, आप किस सोच में पड़ गईं? बेटा, जो कुछ कियारा ने हमारे साथ किया है उसके बाद मेरा दिल नहीं मानता कि तुम उसकी बहन से कोई भी रिश्ता रखो। बल्कि काफ़ी दिनों से मैं यही कहना चाह रही थी कि तुम ये सगाई तोड़ दो। मम्मी, उनकी बात पर दीपांशु अपने जगह से गुस्से से उठ खड़ा हुआ। आपको क्या लगता है भाई शादी करवा करके खुद पर इल्ज़ाम लगवा चुके हैं और मैं बिना शादी के ही इल्ज़ाम लगवा लूँ? मनीष जी गुस्से से आग बबूला हुए। अपने बड़े बेटे से फिर भी बात कर लिया करते थे, लेकिन छोटा बेटा उसके गुस्से से ही पनाह मांगते थे। दीपांशु, मैं और ज़्यादा दुख नहीं सह सकती। वो आंखों में आंसू लिए हुए बोली। दर्द अब आपको नहीं, उनको सहना होगा। अब वक्त आ गया है बदला लेने का। मुझे 1 हफ्ते में ही शादी करनी है, वो भी बिल्कुल सादगी के साथ। क्या अनाया और दीपांशु की शादी हो पाएगी? सुशांत को कियारा मिलेगी या नहीं? कियारा सुशांत से मोहब्बत करते हुए भी उस पर नामर्दी का इल्ज़ाम क्यों लगाया? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए अगला भाग ज़रूर देखिएगा।